अस्सलाम दोस्तों, सर भी मौसम फकर में खुश आमदीद। चकलाला एयरपोर्ट पर अहम मुलाकात, लाउड एंड क्लियर पैगाम मिल गया है और इस पैगाम मिलने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पर लंदन जाने का फैसला कर लिया है और नवाज शरीफ साहब भी तमाम तर अपने सैर सपाटे छोड़कर वो भी अब पहुंच रहे हैं लंदन और लंदन में होने जा रहे हैं कुछ अहम फैसले। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप टियर लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उसका अचानक लंदन जाने का ताल्लुक किसी न किसी जगह पर चकलाला एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात से है, जो आज से 2 दिन पहले हुई थी। और इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी एक सीनियर तरीन लीडर ने की थी और वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी रह चुका है वो शख्सियत। और उसकी मुलाकात चूँकि एक अहम तरीन, बाअसर तरीन, ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ हुई थी, लिहाजा उस मुलाकात के बाद ये जो थोड़ी बहुत हड़बौंक मचना है, ये मचना तो तय थी। और बताया ये जा रहा है कि ये मुलाकात में जो लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया गया है वो निगरान सेटअप के हवाले से है। और निगरान सेटअप के हवाले से मतलब ये है कि जो तजावीज़ या जो नाम सामने आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से या हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, उन नामों को किसी न किसी लेवल पर वीटो कर दिया गया है। और ये जो वीटो करना है उसका बुनियादी मकसद ये है कि पाइन जो गल असी कह रहे हैं उदते अमल दरामद किया जाए। सवाल ये पैदा होता है और अब यकीनी तौर पर जानना भी चाहेंगे कि जनाब चकलाला एयरपोर्ट पर कौन किससे मिला और क्यों मिला। सवाल ये भी पैदा होता है कि कौन सा पैगाम दिया गया और सवाल ये भी पैदा होता है कि हलचल क्यों मच गई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करना इस वजह से ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक जाकर इस वक्त जो हंगामा बर्पा हो रहा है उसके साथ जाकर जुड़ता है। क्योंकि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत के जाते ही मंजर आम पर आ गई है और कहते हैं जनाब असी आ गए पाएँ, हमने अपना दफ्तर खोल लिया है, हमने अपने दरवाजे खोल लिए हैं, हमने अपने रजिस्टरों पर से मिट्टी मुट्टी झाड़ ली है, अब हम आ गए हैं। क्योंकि अब पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो पाएगा जहां पर हमको किसी सूरत चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान के जेल में जाने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया था, अलबत्ता उनमें अभी भी इस बात के खदशात और ख़तरात पाए जा रहे हैं कि यार कहीं ये गेम हमारे हाथ से ना निकल जाए। और अगर आपने कल शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देखा हो हामिद मीर साहब के साथ, तो हामिद मीर साहब के एक सवाल ने जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी बहुत ही हद तक डिफेंसिव पोजीशन पर जाने पर मजबूर कर दिया। और वो सवाल था इलेक्शंस के हवाले से। जब शहबाज शरीफ साहब से हामिद मीर ने ये सवाल पूछा कि जनाब आप तो जा रहे हैं लेकिन जाते जाते आपने काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट से जो नई सेंसस हुई है, डिजिटल मर्दमशुमारी हुई है, इसकी आपने ले ली है मंजूरी। अब इस मंजूरी के बाद इलेक्शन कब होंगे? तो शहबाज शरीफ साहब ने पता है आपको इस बात का क्या जवाब दिया? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब मैंने कौम के साथ वादा किया था कि हम अपनी जो मुद्दत है हुकूमत की, असम्बली की मुद्दत, उससे 1 दिन आगे नहीं जाएंगे। और हमने अपना वादा पूरा किया, हम 1 दिन आगे नहीं गए, अलबत्ता 3 दिन पहले हमने असेंबलियों को तोड़ दिया, लिहाजा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। जहां तक इलेक्शंस की बात है, ये कौन कह रहा है? ये मुल्क का वजीर आजम कह रहा है। ये कोई नत्थू खैरा एरा गैरा नत्थू खैरा नहीं कह रहा, ये मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ये सवाल मुझसे मुतल्लका नहीं है, ये आप पूछें जाके इलेक्शन कमीशन से। बाइनल इलेक्शन कमीशन से क्यों पूछें? अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल बनता था तो जिस वक्त इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिसॉल्व किया था, उस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत सामने आकर इस फैसले को डिफेंड कर रही थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। बल्कि उस फैसले से पहले ही हुकूमत ये कह रही थी कि जनाब इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन होंगे तो एक साथ होंगे, इस तरह की बातें की जा रही थी। अब जब इलेक्शन एक साथ होने का इम्कान पैदा हो गया तो आप कहते हैं कि जाके इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे जनाब इलेक्शन कब होने हैं। ये एक फेयर आंसर नहीं है। मेरी नज़र में शहबाज शरीफ साहब को ये बात कहनी चाहिए थी कि जो आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब शहबाज शरीफ साहब को काउंटर आर्गूमेंट से हामिद मीर ने एक मरतबा फिर, जिसे कहते हैं ना, लांगड़ी दे दी पंजाबी ज़ुबान में, तो उन्होंने लांगड़ी दी और शहबाज शरीफ साहब लड़खड़ा भी गए, क्योंकि उनका यह कहना था कि काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में किए जाने वाले फैसले को मानने पर इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है, क्योंकि उसके नतीजे में ये जो हलकों के अंदर तब्दीलियां होनी हैं उसके लिए इलेक्शन से पहले आइन में तरमीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आइन में तरमीम अभी तक नहीं हो पाई। तो अगर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कर भी देगा तो क्या
یہ جو انتخابات ہیں ان کے اوپر جو سوالات اٹھیں گے ان کا جواب کیسے تلاش کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک قانونی نقطہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ دوسری جانب بہت سارے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ جو کونسل فار کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہے ڈیجیٹل مردم شماری کو منظور کرنے کا، اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچویشن کو جان بوجھ کر کمپلیکس کیا جا رہا ہے۔ اب اس کمپلیکس سچویشن کے اندر اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو اگر وہی پتے ہوا دینا شروع ہو جائیں جن پر آپ بینک کر کے اپنی پالیٹکس کا آپ نے کھلارا ڈالا ہوا ہے، تو پھر یہ سوال یقینی طور پر پیدا ہو جائے گا کہ جناب اصل کھیل کیا ہے۔ کیونکہ یہ جب میں یہ ویڈیو کے حوالے سے کچھ چیزیں چیک کر رہا تھا، کچھ ریلیونٹ مٹیریلز کو چیک کر رہا تھا، تو مجھے جی ڈی اے کی رکن قومی اسمبلی جناب سائرہ بانو کا ایک کلپ مجھے دیکھنے کو ملا جو انہوں نے کسی ٹی وی چینل کے اندر دیا تھا، جب وہاں سے ان سے سوال پوچھا گیا انتخابات کے حوالے سے یا فیوچر پالیٹکس کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا ایک دلچسپ جملہ بولا تھا۔ انہوں نے کہا جناب رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ تھا، اشارہ وہ یہ دینا چاہ رہی تھیں شاید کہ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہے کہ جناب نواز شریف صاحب وہ بنے وزیر اعظم، لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کرنا ہے ان کا ووٹ شہباز شریف کی طرف ہے۔ لہٰذا یہ اس وقت کا جو کانفلکٹ ہے یہ انفیکٹ اس بات پر ہے کہ نواز شریف بنیں گے وزیر اعظم یا شہباز شریف بنیں گے وزیر اعظم۔ اور اگر آپ اس نقطے کو دیکھیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے جو انہوں نے دیا ہے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے تحت، تو اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر ہڑبونگ مچا ہوا ہے، تو یہ اسی سے تانے بانے جا کر جوڑے جا رہے ہیں کہ جناب بڑی بہن کی جگہ پر چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے، اور رشتہ بھی اب اسی کا آیا ہے، اور چونکہ رشتہ آ گیا ہے تو اب والدین کے لیے اس رشتے کو نظر انداز کرنا کچھ زیادہ آسان کام نہیں ہوگا۔ اب یہ جو چکلالہ پر ہونے والی ملاقات ہے اس کا تعین بھی جا کر اسی لیول پر ہوتا ہے، کیونکہ نگران سیٹ اپ، الیکشنز کے نتائج اور اس کے بعد نئی حکومت کا قیام، یہ ہیں وہ تمام مراحل جن سے گزر کر ہی نئی حکومت بننی ہے۔ سب سے پہلے یہ حکومت جائے گی جو چلی گئی، اسمبلی ٹوٹے گی، نیشنل اسمبلی جو ٹوٹ گئی، خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹ گئی، پنجاب اسمبلی آلریڈی ٹوٹ گئی، اور اب سندھ اسمبلی نے ٹوٹنا ہے۔ سندھ اسمبلی نے کب ٹوٹنا ہے اور کیا وہ بھی مقررہ وقت سے پہلے ٹوٹے گی یا وہ اپنے مقررہ وقت کے اختتام پر ٹوٹے گی؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آصف زرداری صاحب اپنے جو حکومت ہے اس کا ایک دن بھی ضائع کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ ان کی یس ہے، معاملات اوکے ہیں، تو پھر وہ چند لمحے پہلے بھی اگر اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور چند لمحے پہلے بھی کامران ٹسوری صاحب اس کو منظور کر دیں تو شاید یہ معاملہ 90 دن پہ چلا جائے۔ ادروائز اب شہباز شریف نے کہہ دیا کہ الیکشن کرانے کا فیصلہ تو انہوں نے کرنا وہی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، چلے گیا، جو صدر صاحب ہیں ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ گیا، اور اب اگلے مرحلے کا آغاز ہونا ہے۔ اصل گیم کا آغاز ہوگا اس وقت جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو نام ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو ابھی تک آپ کے پاس یا تمام جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں یا خود حکومتی عہدیدار ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے کس نام کے اوپر اتفاق رائے ہوا۔ کبھی ایک بندے کا نام آتا ہے تو کبھی دوسرے بندے کا نام آتا ہے، کبھی جلیل عباس جیلانی کا نام آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صادق سنجرانی کا نام آتا ہے، صادق سنجرانی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اسحاق ڈار صاحب کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کے نام کے بعد فوری طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ والی ریس جاری ہے اور اس ریس کا اختتام نہیں ہوا۔ اور یہ جو ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ آج سے 2 دن پہلے ہوئی، اور یہ سینیریو، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ساری اسی ملاقات کے حوالے سے کلیئرٹی کے لیے ہے تاکہ آپ کے سامنے پکچر ذرا کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے۔ یہ جو ہیں جناب سردار ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، موجودہ یہ جو ابھی حکومت گئی ہے اس کے اندر وہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریب
साथियों के अंदर इनका शुमार होता है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके बहुत ही अच्छे रवाबत हैं। इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम तरीन शख्सियत ने आज से 2 दिन पहले अंदरून मुल्क एक दौरे पर जाना था और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ जो तकरीबात हैं वहाँ से खिताब करना था और उस खिताब की कुछ, अगर आप 2 दिन पहले की खबरें देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी शख्सियत थी और वो क्यों गई थी और पेशावर में जाकर उन्होंने क्या क्या कुछ किया था। तो वहाँ पर जाने से पहले अल सुबह उन्होंने जाना था। सरदार अयाज सादिक साहब सुबह सुबह ही, उनकी रवानगी से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए चकलाला एयरपोर्ट पर। चकलाला एयरपोर्ट बुनियादी तौर पर दिफाई मकासद के लिए और दिफाई शख्सियात, सर्विसेज चीफ्स होंगे वो वहाँ पर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे वो वहाँ से जाएंगे, DGISI होंगे वो वहाँ से जाएंगे। ये तमाम लोग अगर अपनी अंदरून मुल्क परवाज़ों के लिए जो एयर स्पेस या एयर बेस इस्तेमाल करते हैं वो चकलाला है। चकलाला से ही आते जाते हैं, कहीं और से नहीं आते जाते। सुबह सुबह जनाब अयाज सादिक साहब पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर इंतज़ार करते हैं अहम तरीन शख्सियत के आने का। जब अहम तरीन शख्सियत आती है तो फिर वो उनके साथ कुछ देर के लिए गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू के दौरान बताया ये जा रहा है कि कोई तीसरी शख्सियत वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अलबत्ता ये मुलाकात की जो इतलात हैं ये सामने आ जाती हैं और बताया ये जाता है कि इस मुलाकात में निगरान सेटअप के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया गया है वाया अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक साहब को इनफैक्ट भिजवाया गया था नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो कोई नाम शाम थे शायद वो आगाह करने थे। दूसरी तरफ से ये पैगाम आया कि जनाब ये जो आप चीज़ें हैं इनको आप साइड पे रखें, जो जिसने बनना है वो शायद नाम आप तक पहुंच जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। जिसके बाद एकदम से हड़बोंग मच गया। मुस्लिम लीग नून के रैंक्स एंड फाइल्स में एकदम से कुछ उथल पुथल हुई और अगर आप गौर करें तो इसी दौरान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जो पहले काफ़ी दिन से खामोश थे, जावेद लतीफ़ साहब, वो दोबारा मंजर आम पर आते हैं। मंजर आम पर आकर वो फिर इस बात का इजहार करते हैं जो बड़ा मानी खेज़ है कि अभी भी इदारों में इमरान खान साहब की सपोर्ट मौजूद है। ये काफ़ी अरसे के बाद जावेद लतीफ़ की तरफ से ये बयान सामने आया और इसके भी ताने बाने जाकर उसी मुलाकात के साथ जुड़ते हैं। ये बात मैं आपको निहायत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और फिर इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब को जो उस वक़्त यूरोप के दौरे पर थे और उनको ये बात बताएगी कि जनाब आप ये जवाब आया उधर से, ताड़ी लोड़ पे आ गई। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना यूरोप का जो दौरा था उसको ख़त्म किया और वो वापस पहुंच गए बरतानिया, ठीक है जी, लंदन पहुंच गए। उसके बाद कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है और नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब से बताया ये जा रहा है कि उनके साथ भी किया है राब्ता। अब इसके बाद ये जो तयशुदा अमूर हैं इनको आगे बढ़ाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर पेशरफ्त होगी। शहबाज शरीफ साहब का रोल इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि छोटी बहन आ गई पसंद। अब शहबाज शरीफ साहब पहले तो थे चीफ मिनिस्टर, भाई बेशक उनके वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर उनकी एंट्री कोई जो है ना छंबे की बात नहीं थी, लेकिन अब वो खुद वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अब पॉइंट ज़रा गौर कीजिएगा, अब उनको पता लग गया है कि वज़ीर आज़म कुर्सी के चस्के क्या हैं, वज़ीर आज़म कुर्सी के मज़े क्या हैं, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल क्या है, वज़ीर आज़म का लेवल क्या है। समझे, पहले था उन्होंने वो खीर चखी नहीं थी, अब उन्होंने ना सिर्फ खीर चख ली है बल्कि 15 महीने तक दबा के खा ली है। अब उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर ये जो है 15 महीने की बजाय मुझे 60 महीने पूरे एक मिल जाए टेन्योर तो क्या ही मज़ा आ जाए, भरपूर मज़ा आ जाएगा ना जी, फिर तो मज़े लग जाएंगी। अब वो ये चाहते हैं कि जनाब जो गेम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट है वो गेम किसी तरीके से ख़राब ना हो और इस मामले पर बड़े मियाँ साहब का जो गुस्सा है, जो टेम्परेचर है, उसको कम करना ज़रा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके लिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अगले चंद रोज़ में
جانے والے ہیں برطانیہ، اور وہاں پر جا کر ہنگامی طور پر وہاں پر جا کر وہ کریں گے نواز شریف صاحب سے ملاقات، اور ان کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو کریں گے ڈاؤن کرنے کی کوشش، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جناب یہ لڑائی آگے بڑھنا کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا اس لڑائی کے لیے جو سیز فائر ہے وہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی آسان ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ جناب 3 کا ٹولہ یا 5 کا ٹولہ اگر جس نے یہ فائلوں سے گرد شرد ہٹائی ہے اس نے کہیں یہ جو مئی الیکشنز کے حوالے سے فائل سے گرد ہٹا لی تو پھر مجھ سے بھی وہ پوچھتے پھریں گے تیرا کیا ہوگا کالیا، کیونکہ پھر اس کے بعد تو ذرا گیم تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی اور پھر اس کو کنٹرول کرنا شاید شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو سارے کا سارا کھیل ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ہی ارد گرد ہو رہا ہے، اور اس کے لیے یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔